हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 15 नीलकंठ। नीलकंठ पाठ का नाम है नीलकंठ और इसका अर्थ होता है नीला है जिसका कंठ, अर्थात ये पाठ मोर के बारे में, मोर के जीवन के बारे में बताया। तो इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के द्वारा ये लिखा हुआ है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। उस दिन एक अतिथि जो मेहमान आए थे उनको स्टेशन पहुंचाकर जो कवयित्री थी वो वापस अपने घर आ रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। तो रास्ते में जो चिड़िया और खरगोशों की जो दुकान थी उसका ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। और जो महादेवी वर्मा थी उसका जो ड्राइवर था उसको उन्होंने उसी ओर, जिस ओर दुकानें थी चिड़िया और खरगोशों की, जीव जंतु की दुकानें होती है बड़े बड़े शहरों में, रंग बिरंगी चिड़िया खरगोश वगैरह मिलते हैं, तो उनकी जो दुकान थी उसकी तरफ चलने का आदेश दिया, अर्थात उससे कहा। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। अर्थात जो बड़े मियाँ थे चिड़िया वाले, चिड़िया बेचने वाले की दुकान थी, उनका नाम था, बेचने वालों का नाम था बड़े मियाँ। वो चिड़िया बेचने की दुकान लगाते थे। तो उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया, अर्थात दुकान के सामने आकर रुकने का संकेत, इशारा किया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया और मैंने महादेवी वर्मा कुछ प्रश्न करती, कुछ पूछती, उससे पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया, सलाम गुरुजी। तो वो बोलते कि सलाम गुरुजी, पिछली बार आप आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था कि पिछली बार जब आप आई थी तो आपने क्या किया था, मोर के बच्चों के बारे में पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया और जो शंकरगढ़ इलाका है वहां से एक चिड़ी मार, चिड़ियों को पकड़ने वाले जो शिकारी लोग होते हैं वो वहां से क्या है, 2 मोर के छोटे बच्चों को पकड़ कर ले आया। एक मोर है एक मोरनी, और उनमें क्या है, एक तो मोर है और एक मोरनी। आप पाल ले और आप इनको पाल सकती हो, ले जा सकती हो। मोर के पंजों से दवा बनती है, कि मोर के पंजों से क्या बनती है, दवा बनती है। 100 ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। अर्थात वो महादेवी वर्मा से कहता है कि मैंने सुना है कुछ लोग आए थे, वो ऐसी बातें कर रहे थे कि जो मोर हैं उसके पंजों से जो पैर होते हैं, उनके पंजे होते हैं, उनसे क्या है, कुछ दवा बनती है। आखिर मेरे सीने में भी इंसान का दिल है। अर्थात वो कहता है कि मेरा जो सीना है, मेरे भी इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं, अर्थात मैं इन चिड़ियाओं को मारने के लिए कैसे दूं। टालने के लिए मैंने कह दिया, अर्थात मैंने उनको बहलाने के लिए कह दिया। गुरुजी ने मंगवाए, कि ये गुरुजी ने मंगवाए। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, और वैसे तो ये जो रोजगार है, मेरा रोजगार है चिड़ियाओं को बेचना खरीदना, ये तो मेरा रोजगार ही खराब है, अच्छा नहीं है। बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो, बस ये रोजगार में क्या, पहले पकड़ो और फिर मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था, और जो बड़े मियाँ थे वो इतनी बातें करते थे, अर्थात बातों के रूप में जो भाषण दे रहे, उनकी तूफान मेल, तूफान की तरह उनके जो मेल गाड़ी होती है एक्सप्रेस, उसकी तरह वो बोलते ही जा रहे थे। कोई स्टेशन निश्चित नहीं था, अर्थात उनके रुकने का कोई ऐसी जगह निश्चित नहीं थी जहाँ पर वो रुकेंगे। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है, और अगर सुनने वाला उनकी बातों से सुनकर अगर कोई थक जाता है तो वहीं रोक दे, वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, और इस तथ्य से, इस बात से क्या थी, जो महादेवी वर्मा थी ना, वो उनसे परिचित थी, उनकी भी इस बारे में जानती थी कि इनको बहुत ज्यादा बोलने का शौक है, बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो उन्होंने उनको बीच में रोक दिया। मोर के बच्चे हैं कहाँ, तो उन्होंने कहा कि मोर के जो बच्चे हैं वो कहाँ हैं। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े पर पहुंची, अर्थात जो बड़े मियाँ थे उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया और मैंने उसकी तरफ अनुसरण किया, देखा, और मेरी दृष्टि, अर्थात जो महादेवी वर्मा है उसकी निगाह एक तार के छोटे सा जो पिंजड़ा बना हुआ था तार का,
उसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे, और वो बच्चे मोर के बच्चे कैसे लग रहे थे, जैसे कोई तीतर हो। पिजड़ा इतना संकीर्ण था कि पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्री जैसे लग रहे थे। और जो पिजड़ा था वो इतना छोटा था, संकीर्ण, बहुत ही सकड़ा था कि पक्षी जो शावक थे छोटे, वो जाली के उस गोल फ्रेम में, अर्थात वो जो पिजरे में ऐसे लग रहे थे जैसे कोई चित्र रख दिया हो, चित्र जड़े लग रहे थे, जैसे कोई चित्र को अपन चिपका देते हैं ना, वैसा लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ के भाषण मेल चली जा रही थी, और जो महादेवी वर्मा थी वो तो उनको देख रही थी, उनकी देख रेख मतलब उनको प्रशिक्षण निरीक्षण कर रही थी कि जो बड़े मियाँ थे वो तो बोले ही जा रहे थे, ईमान कसम। और वो कहते कि ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नग, अर्थात जो चिड़ी मार था उसने मेरे को इस मोर के जोड़े के रुपए 30 रुपए लिए, अर्थात ये मोर मोरनी के मेरे से कितने रुपए लिए, 30 रुपए लिए। बरहा कहा भाई जरा सोच तो, और मैंने बहुत कहा उससे कि थोड़ा सोच विचार लो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला है। उसने कहा कि अभी कोई मोर की इनमें बच्चों में कोई खासियत, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि ये मोर है, फिर भी इतनी बड़ी कीमत क्यों मांग रहा है। वो मुझी क्यों सुनने लगा, अर्थात वो तो कंजूस था, वो क्यों सुनने लगा। उसने मेरी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। और मेरे को उस टाइम किसका महादेवी वर्मा से कह रहा है कि मेरे को आपका ख्याल आ गया, फिर मैं पछताता हुआ अभी मैंने उसको लेना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे, और अब आप जो मुनासिब समझे, जो वाजिब समझे वो दे सकती हो। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के, अर्थात महादेवी वर्मा ने सोचा कि 30 तो चिड़ी मार के नाम के जो चिड़िया वाले ने लिए, और 5 बड़े मियाँ के ईमान के, अर्थात इनकी जो मेहनत ईमान है उसके 5 रुपए देकर 35 रुपए में उनको खरीद लिया। ये देकर जब मैंने वो छोटा पिजड़ा कार में रखा, तब मानो वो जाली के छोकटे का चित्र जीवित हो गया। और जब वो महादेवी वर्मा ने वो छोटा सा पिजड़ा अपनी जो कार थी उसमें रखा, तो वो जो छोकटे अर्थात जो बना हुआ था, चित्र बने हुए थे, वो ऐसे लग रहे थे। पहले तो कैसा लग रहे थे, जैसे कोई चित्र है, लेकिन अब वो जीवित अर्थात उनमें प्राण आ गए हो। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। और वो दोनों पक्षी जो छोटे बच्चे थे, उनके छटपटाने, उनकी चहलकदमी से ऐसा लग रहा था मानो जो पिजरा था वह सजीव और उड़ने योग्य हो गया, अर्थात उनमें प्राण आ गए और वो उड़ने की कोशिश कर रहा है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया। अर्थात जब महादेवी वर्मा उनको लेकर घर पहुंची तो सब वहाँ क्या कहने लगे कि ये तो तीतर हैं, मोर कहकर इसको ठग लिया है, अर्थात इसको धोखा दिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। और कदाचित कब बहुत बार, अनेक बार महादेवी वर्मा को धोखा मिला है, और वो उसी धोखे से उनको चिढ़ होने लग गई, नफरत होने लग गई, और वो उनकी क्या बन गई, दुर्बलता, उनकी कमजोरी बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं। और वो कहती है कि मोर के क्या सुरखाब के पर पंख लगे होते हैं, तो पक्षी हैं तो ये पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार को यत्न से कुछ विशेषता आ गई। और महादेवी वर्मा के को बहुत ज्यादा चिढ़ा दिया था, इसलिए वो दोनों पक्षियों के व्यवहार में, यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला। पहले तो जहाँ पर महादेवी वर्मा पढ़ाई लिखाई करती थी, उनका पिजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा, और फिर 2 उनके खाने के लिए जो कटोरे थे उनमें क्या है, सत्तू जो आटे को सेक कर बनाया जाता है, तो उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई और पानी रखा। वे दोनों चुईएदानी जैसे पिजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। और जैसे उन दोनों का पिजरा खोला तो वो जैसे चुईएदानी से चूहे निकलकर बकते हैं ना,
वैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे, और कभी क्या वो मेज के नीचे घुस जाते और कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए सवेरे का गौरव प्रदान किया। और अंत में उन्होंने इस लुका छिपी से वो थक गए और उन्होंने रद्दी कागजों की, जो महादेवी वर्मा के रद्दी कागज, बेकार के कागज पड़ी हुई थी जिसमें भर रखी थी एक टोकरी में, उन्हें सवेरे का गौरव प्रदान किया, अर्थात वो उस पर बैठ गए। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास रहते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते। और 2-4 दिन वे इसी प्रकार इधर उधर गुप्तवास अर्थात छुप कर रहते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते। रात के समय वो रद्दी की टोकरी में आकर बैठ जाते। फिर अस्वस्थ हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। और कभी वो जब अस्वस्थ परेशान हो जाते तो कभी वो मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी महादेवी वर्मा के सिर पर आकर बैठ जाते। खिड़कियों में तो जाली लगी थी और खिड़कियों में क्या थी, जाली लगी हुई थी। दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था और दरवाजा क्या था कि उनको हमेशा बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा मेरी सहेली, और अगर दरवाजा खुला रहता है तो वो जो बिल्ली थी चित्रा मेरी बिल्ली, अर्थात वो जो चित्रा थी, बिल्ली का नाम चित्रा था और महादेवी वर्मा के पास एक बिल्ली भी थी। इन नवागंतु अर्थात ये जो नए आए हैं का पता लगा सकती थी, अर्थात वो इन नए मेहमान आए मोरनी इनका पता लगा सकती और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता और फिर वो इनका क्या करती, क्या खोज करती, इसका तो कोई परिणाम होता। ये अनुमान करना कठिन नहीं है, ये अनुमान करना अर्थात इसका अनुमान लगाना भी कठिन। वैसे वो चूहों पर आक्रमण नहीं करती, वैसे तो वो चूहों पर आक्रमण अर्थात चूहों को नहीं पकड़ती है, परंतु यहाँ तो स्पर्धा अपरिचित पक्षियों को अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। परंतु यहाँ जो मोर थे उनसे तो वो अपरिचित थी, उनको तो वो जानती नहीं थी और उन पर वो जरूर चेष्टा निगाहें लगाती। इसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में एरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, और इसीलिए महादेवी वर्मा थी वो दरवाजे को बंद रखती थी और उसकी चित्रा की दृष्टि से बचे रहे, एरे गरे रहे, अर्थात उनको ये न जाने न पहचाने। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमाननीय मांजरी के लिए असह्य कही जाएगी, और ये जैसी चित्रा जैसी अभिमाननीय घमंडी मांजरी बिल्ली को कहा जाता है तो उसके लिए तो ये असहनीय सहन योग्य नहीं थी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, अर्थात जो महादेवी वर्मा थी उसका जो कमरा था उसका कायाकल्प था, उसका देख रेख एक चिड़ियाघर की तरह के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियाओं को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया। और तब उन दोनों की वजह से महादेवी वर्मा का जो कमरा था वो बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों को पकड़कर जाली का जो बड़ा घर बना रखा था जीव जंतु के लिए वहां पहुंचा दिया, जो मेरे जीव जंतु का सामान्य निवास था। जो उनके पास जितने भी जीव जंतु थे उनका सामान्य आम निवास था, रहने का स्थान था। दोनों नवागंतु ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया, और दोनों जो नवागंतु नए मेहमान आए थे उन्होंने वहां रहने वालों में वैसा ही कुतूहल अर्थात वैसा ही शोरगुल जगाया जैसा कि नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक, जैसे कि जब नई वधु नई बहू घर में आती है तो परिवार के लोग उसके प्रति जैसा व्यवहार बनाते वैसा ही उन्होंने भी किया। लखा कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े, और जो कबूतर था लखा वो नाच रहा था और नाचना छोड़कर उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी आलापने लगे, अर्थात वो अपनी आवाज में गुटरगू की आवाज निकालने लगे। बड़े खरगोश सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे, और जो बड़े खरगोश थे वो सभ्य आदमियों की तरह सभासदों अर्थात बड़े बुजुर्गों के समान क्रम में लाइन से बैठकर गंभीर बहुत ज्यादा सोच विचार करके उनका निरीक्षण उनको देखने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे, और छोटे खरगोश कैसे लग रहे थे, जैसे कोई उनकी
गेंद हो, और वो उनके चारों तरफ उछकने कूदने लगे। तोते मानो भली बाती देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका प्रशिक्षण करने लगे, और तोते जैसे सब अच्छी तरह से देख ले इसलिए उन्होंने एक आंख बंद कर रखी थी और प्रशिक्षण कर रहे थे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गए, और लेखिका उस दिन उनके चिड़ियाघर में जैसे भूचाल, तूफान, आंधी तूफान आ गया हो। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे, और धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना, और उनका जो कायाकल्प था वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा कि इल्ली से तितली का बनना। अर्थात जो इल्ली होती है, जो तितली होती है, वो पहले एक इल्ली लट जैसी होती है और बाद में उसके पर निकलते हैं, तो कैसी इल्ली से तितली बन गई। मोर के सिर की कलंगी और शग्न ऊंची तथा चमकीली हो गई, और जो मोर के सिर की कलंगी थी, अर्थात मोर के सिर पे जो कलंगी लगी हुई रहती है, वो शग्न गहरी, ऊंची तथा चमकीली हो गई, अर्थात उसमें चमक आ गई। चोंच अधिक बकीम और पैनी हो गई, और चोंच कैसी थी, एकदम बकीम और पैनी, लंबी और पैनी नुकीली हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ धूती चमकने लगी, और उसकी जो गोल आंखें थी वो कैसी, इंद्रनी के समान नीलाभ, नीले कलर में, नीला कलर उनमें चमकने लगा। लंबी नील हरित गिरवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी, और जो उसकी गर्दन थी वो कैसी थी, लंबी हरित गिरवा यानी गर्दन, हर भंगिमा, हर तरह की छटा, उसमें धूप छांव जैसी तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे, और उसके जो दक्षिण वाम थे, दोनों जो पंख थे, उनमें कैसा कलर आ गया, स्लेटी और सफेद आलेख अर्थात लाइनें नजर आने लगी। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे, और उसकी पूंछ कैसी हो गई, लंबी हो गई, और चंद्रिका गोल गोल चक्कर से पूंछ पर बने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया, और जो उनके पैर होते हैं मोर के, मोर जितना सुंदर होता है उसके पैर इतने ही बुरे होते हैं, खुरदुरे और बेरंग के होते हैं, तो वो गर्वीली गति से नई गरिमा को रंजित कर दिया, अर्थात सजा दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, अर्थात मोर ऊंची गर्दन करके देखता है, मोर कभी भी अपने पैरों को नहीं देखता है। विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, और विशेष भंगिमा के साथ वो क्या करता था, नीची करके दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी करके शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता, सौंदर्य था, उसका अनुभव देख कर ही किया जा सकता है, अर्थात उसका अनुभव तो में उसको देख कर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, और गति का चित्र, समय का कोई चित्र नहीं बना सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, और मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक, अर्थात मोर ज्यादा सुंदर होता है, मोरनी कम सुंदर होती है। मोर के बहुत गहरे घने पंख होते हैं, मोरनी के इतने ज्यादा नहीं होते, तो चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, अर्थात मोरनी की जो गर्दन होती है वो भी धूप छांव जैसी होती है। हवा में चंचल कलंगी, और उसके सिर पे भी कलंगी होती है। पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, और पंख होते हैं वो श्याम काले और सफेद पत्रलेखा, मंथर गति आदि से, और गति भी बहुत मंथर धीमी गति से वो मोर की उपयुक्त सचरणी होने का प्रमाण देने लगी, अर्थात वो मोर की जो उपयुक्त, मोर के योग्य सचरणी साथ रहने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ गिरवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और नीली गर्दन के कारण मोर का नाम क्या रखा, नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा, और मोर के साथ छाया बनकर अर्थात हमेशा साथ रहने के कारण उसका नाम क्या रखा, राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया, अर्थात महादेवी वर्मा कहती है कि मुझे स्वयं कोई ज्ञात नहीं, मुझे खुद को पता नहीं है कि
कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी अर्थात अपने आप को चिड़ियाघर का निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और जितने भी जीव जंतु रहते थे उनका सेनापति अर्थात उनका रखवाला संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्रित कर उस ओर ले जाता। और सवेरे जब होता प्रातःकाल तब क्या करता, खरगोश कबूतर आदि की सेना जो भी थे उनको एक जगह इकट्ठा करता और उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता। घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता और घूम घूम कर सबकी देखभाल करता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वो अपने तीखे चंचू प्रहार से दंड देने दौड़ता। और अगर कोई गड़बड़ करता तो वो क्या करता, अपनी जो तीखी नुकीली चंचू चोंच से वो उन पर हमला कर देता और उसे दंड देने दौड़ता अर्थात दंड देता। खरगोश के छोटे बच्चों को वो चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और खरगोश के जो छोटे बच्चे थे उनको क्या करता, चोंच को कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था। और जब तक कि वे आक्रंदन न करने लगे अर्थात जब तक वो न रोने लगे अधर में लटकाए रखता तब तक उनको क्या है, बीच में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता और कभी कभी जो मोर की पैनी नुकीली चोंच से खरगोश के जो बच्चों का कर्णभेद संस्कार, जो 16 संस्कारों में से एक संस्कार है कर्णभेद संस्कार, कान छेदना, तो वो उनका हो जाता अर्थात वो नुकीली गर्दन से जब उन कानों से उनके कान पकड़ता तो अपने आप उनके कान छिद जाते। पर वे फिर कभी उससे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते, फिर भी वो कभी उनसे गुस्सा नहीं होने का अवसर देते। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उनका प्रेम भी असाधारण था। और जिस प्रकार वो दंड देता था उसी प्रकार वो जीव जंतु थे उनके प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वो मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और अक्सर क्या करता, मिट्टी में अपने पंख फैलाकर बैठ जाता। वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुआ अल सा खेलने रहते और वो सब क्या करते, उसकी लंबी पूंछ थी मोर की इतनी सघन पंखों वाली, तो उसमें छुप जाते और खेल खेलते रहते। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया और एक बार ऐसी स्थिति बनी कि एक सांप था जो जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए और सब जीव जंतु क्या थे, भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया और केवल एक शिशु छोटा बच्चा खरगोश का वो सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था और उसको सांप क्या करना चाहता था, निगलना चाहता था, इसकी कोशिश कर रहा था। तो उसका आधा जो पिछला शरीर था वो तो मुंह में दबा रखा था अर्थात मुंह के अंदर था। शेष आधा जो बाहर था और जो आधा था वो बाहर की ओर था। उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल रहा था और जिससे क्या था, जो खरगोश था उसकी जो आवाज थी वो भी ज्यादा तेज नहीं निकल सकती थी, किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके और ऐसी आवाज नहीं आ रही थी को कोई सुन सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था और जो नीलकंठ था वो ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौंकाने कानों ने उसे मंद स्वर की व्यथा पहचानी और उसी के जो चौंकाने कान थे अर्थात हमेशा सतर्क रहने वाले कान मंद धीमी गति के स्वर को व्यथा पहचानी अर्थात वो दुखी आवाज आ रही थी उसकी पहचान की। वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया और वो पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में ही नीचे उतर आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन में चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है अर्थात उसने समझ लिया था कि सांप का जो फन होता है, मुंह होता है, उसमें चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो जाएगा अर्थात खरगोश को उसने पकड़ रखा है। उसने सांप को फन के पास पंजों में दबाया और उसने क्या किया, फिर नीलकंठ ने सांप को फन के पास से अपने पंजों में, पैरों के जो नुकीले पंजे थे उनमें दबाया, जकड़ा, फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वो अधमरा हो गया और फिर अपनी नुकीली चोंच से इतने ज्यादा उस पर प्रहार किया कि वो अधमरा अधघायल हो गया।
पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया, और जैसे ही सांप अधमरा हुआ तो उससे पकड़ ढीली हो गई, तो खरगोश का बच्चा उसके मुंह से निकलकर बाहर आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। परंतु निश्चेष्ट अर्थात उसके शरीर में शक्ति नहीं थी, वो बेहोश हो गया था, इसलिए वो वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, अर्थात जो मोरनी थी राधा, उसने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सबको प्रसारित कर दी। परंतु अपनी मंद केका अर्थात अपनी मंद आवाज से असामान्य घटना की सूचना सबको प्रसारित कर दी, अर्थात सबको ये बात बता दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे, और पहले तो वहां पर कौन गया, माली गया, और फिर वो सब घर वाले महादेवी वर्मा के वो सब वहां पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, और जब तक वो सब पहुंचे तब तक नीलकंठ ने क्या कर दिया, सांप के 2 टुकड़े कर चुका था। तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रख के उष्णता देता रहा। तब उसने क्या किया, वो जो शिशु खरगोश था, छोटा बच्चा था खरगोश का, उसको रात भर अपने पंखों के नीचे दबा कर रखा, उष्णता गर्मी देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा। और अब हम सोचते हैं कि जो कार्तिकेय थे उन्होंने युद्ध करने के लिए वाहन जिसको चुना, मोर को क्यों चुना होगा। यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में, अब ये बात कैसे समझ में आ गई कि उसका रूप और उसका स्वभाव वो किस प्रकार रक्षा कर सकता है, इसलिए समझ में आ गया होगा। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, और जो मोर है वह कला प्रिय वीर पक्षी है, इंशक मात्र नहीं और इंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जाता, और यही कारण है जिसके कारण उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि जो बाज और चील होते हैं ना, वो चुपचाप किसी को देखकर अचानक हमला करते हैं, जबकि मोर ऐसा नहीं करता है, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। अर्थात मोर और पक्षी वो जो नहीं, वो क्या बोलते, बाज और चील हैं, उनका जीवन क्या है, क्रूर, वो क्रोधी स्वभाव के कर्म करते हैं, कार्य करते हैं। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषता तो थी, और जो नीलकंठ था उसकी जातिगत विशेषता अर्थात जाति के आधार पर उसकी विशेषता तो थी, उसका मानवीकरण भी हो गया था, और उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वो नाचता था, अर्थात जो मेघों की बारिश के दिनों में जो बादलों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के समान 7 रंग वाले गुच्छे इकट्ठे पंखों को मंडलाकार गोल आकार में बनाकर वो नाचता था। तब वो नृत्य में एक सजात लय ताल रहता था, और उस नृत्य में क्या था, एक सजात लाल तय रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वो किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था, और आगे पीछे दाहिने बाएं घूमकर वो कभी कभी रुक जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, और राधा थी वो नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था, परंतु उसकी गति में भी क्या था, एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर से पंख को छूती हुई बाएं ओर निकल जाती, और वो नृत्य मग्न अर्थात नाच में इस तरह से मग्न रहती कि नीलकंठ की जो दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई अर्थात उसको स्पर्श करती हुई बाएं ओर निकल जाती, बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा का एक पूर्वक ताल परिचय मिलता है, अर्थात इस प्रकार वो अपनी परिक्रमा पूरी करके नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, अर्थात नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, अर्थात महादेवी वर्मा को बहुत अच्छा लगता है। ये तो नहीं बताया जा सकता, अर्थात ये तो बताया नहीं जा सकता, परंतु अचानक एक दिन मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया। अर्थात एक दिन जब कवयित्री जाली घर के पास पहुंची तो वो अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया।
आंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया और पंखों की जो सतरंगी मंडलाकार आकृति को तानकर नृत्य के लिए खड़ा हो गया, स्थिति में खड़ा हो गया। तब ये नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गए और तब से क्या हुआ, जब भी उसको कवित्री नजर आती तो वो रोज इस तरह से नृत्य करता। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और प्राय अक्सर जो महादेवी वर्मा थी उनके साथ देशी अपने देश के और विदेशी दूसरे देश के मेहमान आया जाया करते थे और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभूति हो उठते थे और नीलकंठ की इस प्रकार की मुद्रा को देखकर वो उसका सम्मान करते थे और बहुत आश्चर्यचकित हो उठते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी और कई विदेशी महिला थी दूसरे देश की, उन्होंने उसको परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी। एक सभ्य इंसान की जिस नुकीली पेनी चोंच से वो भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, अर्थात उसकी जो नुकीली पेनी चोंच थी उससे भयंकर, जो बहुत भयंकर विष वाला जहर वाला सांप होता है उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए बुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाता खाता था कि हंसी भी आ जाती थी। अर्थात जिस चोंच से वो सांप के टुकड़े कर देता था उसी चोंच से जो महादेवी वर्मा की हथेली पर भुने हुए सीखे हुए चनों को इस कोमलता के साथ होले होले धीरे धीरे उठाकर खाता था कि हंसी भी आ जाती थी, विस्मय भी होता था और आश्चर्य भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे और फलों के वृक्षों से अधिक उसे क्या है, पुष्पित फूलों के और पल्लवित नए नए पत्ते वाले वृक्ष भाते थे, पेड़ अच्छे लगते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे और वसंत ऋतु आती थी, जब आम के वृक्ष पर सुनहरी मंजरियां आती थी तो अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था। तब अशोक के जो वृक्ष हैं उनमें नए नए लाल पत्ते आते थे। तब जाली घर में वो इतना अस्थिर हो उठता था, तब वो जाली घर में बहुत ज्यादा अस्थिर, अपने आप को बहुत परेशान महसूस करता था, उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था, इसीलिए उसको क्या करता था, बाहर निकालना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी और नीलकंठ और राधा थी उसकी सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी, वर्षा ऋतु, क्योंकि मोर को वर्षा ऋतु ही पसंद है। वो वर्षा ऋतु में मोर कूकते हैं और नृत्य करते हैं, तो वर्षा ऋतु सबसे प्रिय ऋतु होती है मोर मोरनी की। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सहजल आहट पा लेते थे और जैसे ही बादल उमड़ अर्थात बादल बरसेंगे उससे पहले वो क्या है, हवा को पहचान के उनकी आहट आने को महसूस कर लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनगूंज तीव्र से तीव्र होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनती लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल में उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता था और मेघ जिस प्रकार से बादल गरजते थे उसी प्रकार वह नृत्य में आरंभ हो जाता था और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती, नीलकंठ के नृत्य का वेग भी उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंथर हो जाता और उसी प्रकार उसकी आवाज का जो स्वर था वो मंद बहुत धीरे धीरे हो जाता। वर्षा के थम जाने पर दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और जब वर्षा बंद हो जाती तब क्या करता, दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से भी पी कर पंखों का गीलापन दूर करने लगते। इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, अर्थात ऐसे आनंद जो उत्सव चल रहा था उसमें रागिनी में बेमेल बिना मिले जुले स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है, यह भी एक क्या है, बहुत दुखी वाली कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नकाश कोने से निकलना पड़ा, अर्थात एक दिन था
जो किसी कारण से नकाश कोना है वहां से क्या था, महादेवी वर्मा को निकलना पड़ा। बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया और बड़े मियाँ ने क्या किया, पहले के समान ही उनकी कार को रोक लिया। इस बार किसी पिजड़े की ओर नहीं देखूंगी, अर्थात महादेवी वर्मा ने मन बनाया कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी पिजड़े की तरफ नहीं देखूंगी। यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी एनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था, अर्थात जो बड़े मियाँ जहाँ खड़े थे वहां उनके पैरों के पास क्या थी, एक मोरनी पड़ी थी। उसे अनदेखा अर्थात उसे देखकर भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। मोरनी राधा के समान ही थी और मोरनी कैसी थी, जैसी राधा थी वैसी थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही न हो सकती, और उसके जो पैर थे वो किससे, मूंज, एक तरह से मूंज की जो रस्सी होती है उससे बंधे हुए थे। दोनों पंजे, पैर की उंगलियां टूट गई थी, इस तरह कसकर बांध रखी थी कि वो एक जगह इकट्ठी हो गई थी और वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ के भाषण मेल फिर दौड़ने लगी और जो बड़े मियाँ थे उनकी भाषण मेल बोलना फिर शुरू हुआ। देखिए गुरुजी, वो कहता है कि देखिए गुरुजी, कम वक्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया, अर्थात वो जो कम वक्त चिड़ी मार है उसने इस बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़ियां पकड़ी जाती, अर्थात उसने इस प्रकार इसको पकड़ा है कि ऐसे कभी चिड़ियां पकड़ी जाती है। आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। वो तो अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना मैं तो उसी के सिर पर पटक देता, उसी को पकड़ा देता। पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ, पर लेकिन मैं आपसे भी इसको अधमरी मोरनी है, इसको ले जाने को कैसे कह सकता हूँ। सारांश यह है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आए। और क्या किया, महादेवी वर्मा ने 7 रुपए दिए उसके और अपनी जो गाड़ी की अगली सीट थी आगे वाली उस पर रखकर घर ले आई। एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना और एक बार फिर क्या, जहाँ पर महादेवी वर्मा पढ़ाई लिखाई करती थी वो कमरा अस्पताल का रूप ले लिया। पंजों की मरहम पट्टी देखभाल करने पर महीने भर में अच्छी हो गई, और जैसे उसके पंजों की मरहम पट्टी की दवा लगाई, देखभाल करने पर वो महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे भी टेढ़ी मेढ़ी रही, उंगलियां तो वैसे ही उसकी टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वो ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। परंतु उसके जो पंजे ठूठ के समान थे उन पर वो डगमगाती लड़खड़ाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया। तब उसे क्या किया, जाली घर में पहुंचाया गया, जहाँ नाम रखा गया कुब्जा। और उसका क्या नाम रखा, कुब्जा। नाम के अनुरूप वो स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई, और जैसा नाम था वैसे ही वो उसका स्वभाव था, वो उसी के नाम से प्रसिद्ध हुई और उसका स्वभाव भी उसी के नाम से जाने लगा। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, और अब तक क्या थे, जो नीलकंठ और राधा थे हमेशा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती, और अब कुब्जा आई थी दूसरी नई मोरनी, तो उन दोनों को साथ देकर वो क्या करती थी, उनको मारने दौड़ती। चोंच से मार कर उसने राधा की कलंगी नोच डाली, और चोंच से मार के उसने क्या किया, राधा की जो कलंगी थी उसको नोच डाली, फंक नोच डाले और फंक भी नोच डाले। घटना यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था, और घटनाएं क्या थी कि नीलकंठ था वो कुब्जा से दूर भागता था और वो उसके साथ रहना चाहती थी। और वो क्या चाहती थी कि मैं नीलकंठ के साथ रहूं। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और न वो किसी दूसरे से मित्रता करना भी नहीं चाहती थी, वो तो सिर्फ नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देती और वो न किसी दूसरे को भी नीलकंठ के पास नहीं आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, और उसी समय राधा ने क्या किया, 2 अंडे दिए, जिनको वो पंखों में छिपाए बैठी रहती थी, और जिनको राधा अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार कर राधा को ढकेल दिया, और जैसे ही कुब्जा को पता चला कि राधा ने अंडे दिए हैं तो उसको चोंच मार कर ढकेल दिया, अलग कर दिया।
और फिर अंडे फोड़ कर ठूठ जैसे पैरों में सब और छितरा दिए। और फिर उसने क्या किया, अंडे फोड़े और उनको ठूठ जैसे पैरों से एक और फैला दिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की अप्रसन्नता का अंत होगा। और इस तरह से कलह कोलाहल, रोज रोज के झगड़े से उससे भी अधिक राधा की दूरी, एक तरफ तो लड़ाई झगड़े और दूसरी तरफ राधा से दूरी हो गई। बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत होगा। और बेचारे नीलकंठ का तो अब प्रसन्नता, वो उसका खुश रहना, खुशी का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा और कई बार क्या किया उसने, जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा और एक बार तो कई दिन तक क्या किया, न दाना पानी कुछ नहीं खाया और आम की जो शाखा थी, आम की जो पेड़ की जो डालियां थी, उसमें चुपचाप छिपकर बैठा रहा। जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा, और जहाँ से जो महादेवी वर्मा थी उन्होंने बहुत उसको लाड प्यार से दुलार करके उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा और एक बार जो मेरी खिड़की का शेड था उस पे वो छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वो सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता और जैसे दाना देने पहुंचती तो वो क्या करता, अपने पंखों को फैलाकर गोलाकार में खड़ा हो जाता। पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती थी और अंदर ही अंदर उसको परेशानी रहती थी। तो वो अपनी चाल में थकावट करता, धीमी गति से चलता और आंखों में शून्यता, किसी प्रकार की चंचलता नहीं थी। अपने अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही और अपनी अनुभवहीनता के कारण जो महादेवी वर्मा थी वो आशा करती, आशा लगा कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा, कि हो सकता है कुछ दिन बाद सब में मेल मिलाप हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। और एक दिन क्या हुआ कि जैसे महादेवी वर्मा सवेरे जाती हैं तो नीलकंठ को देखती है कि वो पंख फैलाकर धरती पर उस प्रकार बैठा है जैसे खरगोश के बच्चे की चोट लगने पर जब सांप ने उसको पकड़ लिया था तो उसको वो गर्मी देने के लिए अपने पंखों में डुबा कर बैठा था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ और जैसे ही कवयित्री ने उसको आवाज दी लेकिन फिर भी वो न उठा तो उनको उस पर संदेह हुआ, शक हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर चुका था और सच ये थी कि नीलकंठ अपने प्राण गंवा चुका था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका और इसका क्या कारण था ये उत्तर अभी तक भी उनको नहीं मिला। न उसे कोई बीमारी, न उसके रंग बिरंगे फूलों के सतबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला और न तो उसको कोई बीमारी हुई, न ही उसके शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोट का निशान भी नहीं मिला। मैंने अपनी शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई और महादेवी वर्मा ने क्या किया, अगर मोर मर जाता है तो उसको अच्छे से जैसे इंसानों की तरह उसको दफनाया जाता है, तो महादेवी वर्मा ने भी क्या किया कि उसे अपनी शॉल में लपेटा और उसे संगम ले गई जहाँ पर नदी का संगम होती है, नदियाँ मिलती है। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रभावित किया और उन्होंने क्या किया, जो गंगा की बीच धार आती उसमें उसको बहा दिया। तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा और जब उसके जो पंखों के प्रतिबिंब, उसकी छाया गंगा के चौड़ा जो विशाल पाट था वो मयूर के समान तरंगित हो उठा था तो मोर जिससे लहरें लेने लगा। नीलकंठ के न रहने पर राधा को निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में पड़ी रही और नीलकंठ न रहने के कारण राधा तो बहुत दिन तक बेहोश सी एक कोने में पड़ी रही। अर्थात चाहे इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो, अपने के जाने का गम सबको होता है। वह कई बार भाग कर लौट आया था, वो कई बार क्या करता था, भाग जाता फिर आ जाता। अतः वो प्रतीक्षा के भाव में द्वार पर दृष्टि लगाए रहती, अर्थात उसको लगता कि कहीं गया होगा जरूर आ जाएगा, तो वो उसे देखने के लिए अपनी निगाहें दरवाजे पर रखती। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की और कुब्जा थी उसने कोलाहल गति के साथ खोजना शुरू कर दिए। खोज के क्रम में वो प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती
और खोज के क्रम में क्या करती, जैसे जाली का दरवाजा खुलता तो वो बाहर निकल आती और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। और वह आम के पेड़ पर, अशोक के पेड़ पर, कचनार की शाखाओं पर उनको ढूंढती रहती। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अलसियन कुत्ती सामने पड़ गई। और एक दिन क्या हुआ कि वो जैसे आम के पेड़ से उतर रही थी कि कजली अलसियन कुत्ती थी वो सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार कर दिया। और जैसे कुब्जा का स्वभाव था उसके अनुसार उसने क्या किया, वो जो कजली कुत्ती थी उस पर भी अपनी चोंच से हमला कर दिया। परिमाण कजली की 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए और इससे क्या है, कजली को भी गुस्सा आया और उसने भी उसके 2 दांत उसकी गर्दन पर लगा दिए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। और इस बार उसका कलह, जो लड़ाई झगड़े और कोलाहल और द्वेष, दुश्मनी से भरा उसका जो जीवन था वो बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वो मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। अर्थात ये जो तीनों पक्षी हैं उन्होंने, जो महादेवी वर्मा हैं, उनको पक्षी प्रकृति की विभिन्नता अर्थात इनकी भिन्नता का जो परिचय दिया है वो मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में दुकेली है, अर्थात राधा आप ही प्रतीक्षा कर रही है और वो अकेली उसके आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है और आषाढ़ में जब आकाश में मेघा बादल छा जाते हैं तब वो कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर अपने केका को तिरवतर करके नीलकंठ को बुलाती है। अर्थात फिर वो ऊंचे झूले पर बैठकर अशोक की डाल पर और अपनी जो आवाज के साथ वो नीलकंठ अर्थात मोर को बुलाती है। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए, अर्थात जो मोर मोरनी थे उनके नाम किस आधार पर रखा कवयित्री ने। तो मोर का नाम नीलकंठ उसकी नीली गर्दन के कारण। मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा, क्योंकि उसकी जो गर्दन थी वो नीले रंग की थी। और मोरनी का नाम राधा इसलिए रखा क्योंकि वो हमेशा मोर के साथ रहती थी, उसकी छाया बनकर मोर के साथ रहती थी। जिस प्रकार राधा कृष्ण जी साथ रहते थे वैसे ही नीलकंठ के साथ भी राधा रहती थी। यही कारण है कि मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा रखा। क्वेश्चन नंबर 2, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। जो जाली का बड़ा घर था उसमें जब मोर के बच्चे पहुंचे तो उनका किस प्रकार स्वागत हुआ। तो इसका उत्तर है, जैसे ही जाली के बड़े घर में मोर के बच्चे पहुंचे तो उनका स्वागत उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार नए घर, जैसे नई दुल्हन, जो नई वधू होती है, बहू होती है, वो अपने घर आती है तो परिवार के लोग जिस प्रकार उसके आदर सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, उसी प्रकार मोर मोरनी का भी आदर सत्कार किया गया। कबूतर नाचना भूल गया, कबूतर नाचना भूल गया और गुटरगु की ध्वनि करते हुए उनकी परिक्रमा करने लगे। खरगोश बड़ी सभ्यता के साथ उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश मचलने लगे, कूदने लगे और तोते आंख बंद करके बड़े ध्यान से उनको देखने लगे। क्वेश्चन नंबर 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। लेखिका थी, उसको जो नीलकंठ की कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो बहुत अच्छी लगती थी। तो इसका उत्तर है, लेखिका को नीलकंठ के रंग बिरंगे पंखों को गोलाकार खड़े करके तय ताल के साथ नृत्य करना। पहली जो बात थी वो तो लेखिका को सबसे अच्छी लगती कि नीलकंठ जब भी लेखिका के सामने जाता तो अपने जो नीले पंख थे, रंग बिरंगे पंख, उनको गोल करके और लय और ताल के साथ नृत्य करता, अर्थात वो लेखिका के सामने नाचता। दाना चुगाते समय, पानी पीते समय, किसी शब्द को सुनते समय उसकी गर्दन की तरह तरह से चलाना भी लेखिका को अच्छा लगता। और जब भी लेखिका उसको दाना चुगाती, पानी पिलाती तो वो अपनी गर्दन से अलग अलग तरह के इशारे करता था, ये भी लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। क्वेश्चन नंबर 4,
इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात ये वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है। तो इसका उत्तर है ये वाक्य लंगड़ी मोरनी कुब्जा के आगमन, उसके उत्पातों और उसी के कारण, अर्थात लेखिका जब उस लंगड़ी मोरनी कुब्जा को अपने घर ले आई थी, तब वो आई, तब से ही उसके उत्पात, जिस प्रकार से उसने उत्पात मचाए, यही कारण था कि नीलकंठ की मृत्यु होने की घटना भी इसी की ओर संकेत करते। नीलकंठ भी कुब्जा से दुखी होकर और उसके गम में प्राण त्याग दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना अशनीय क्यों हो जाता था। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना अशनीय क्यों हो जाता था। तो इसका उत्तर है नीलकंठ मंजरियों से लदे आम के वृक्षों और नए लाल पत्तों से लदे अशोक के वृक्षों को देखता था, अर्थात जो नीलकंठ था वो आम के जो वृक्षों पर मंजरियां आती थी और अशोक के जो पेड़ों पर नए पत्ते आते थे, उनको देखकर उन पर विचरण करने का बेचैन हो, अर्थात वो उन पर विचरण करना रहना चाहता था, इसी कारण वो बेचैन हो जाता, इसलिए उसे जाली घर में रहना बंद रहना सहन नहीं होता था, अर्थात उसको जाली घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। क्वेश्चन नंबर 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया था। अर्थात जो जाली घर था उसमें जितने भी जीव जंतु रहते थे वो एक दूसरे के मित्र बन गए थे, फिर भी कुब्जा के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इसका कारण है कि कुब्जा स्वभाव से कैसी थी, झगड़ालू और ईर्ष्या करने वाली थी। वो राधा को नीलकंठ के साथ नहीं देखना चाहती थी, अर्थात उसका स्वभाव झगड़ालू था और सभी से ईर्ष्या करती थी। और जो मोरनी थी राधा, उसको मोरता नीलकंठ उसके साथ वो देखना पसंद नहीं करती थी। उसने राधा के अंडे भी द्वेष में फोड़ डाले थे, अर्थात गुस्से में राधा के अंडे भी उसने फोड़ डाले। उसके इन्हीं दुर्गुणों के कारण उसकी किसी से मित्रता नहीं होती थी और उसके यही बुरे गुण थे जिनके कारण से वो किसी से मित्रता नहीं कर पाती थी। क्वेश्चन नंबर 7, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया। अर्थात जो नीलकंठ था उसने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषता का उल्लेख कीजिए। इस घटना के आधार पर नीलकंठ का स्वभाव कैसा था, उसके विचार उल्लेख कीजिए। नीलकंठ ने सांप के फन को अपने पंजों में दबा लिया। और नीलकंठ ने क्या किया कि जो सांप का फन था उसको अपने पंजों में दबा लिया और अपनी तीखी चोंच से उस पर लगातार चोटें करने लगा, अर्थात अपनी तीखी जो चोंच थी उससे लगातार उस पर प्रहार करने लगा। इससे खरगोश के बच्चे पर सांप की पकड़ ढीली हो गई और यही कारण था जिससे खरगोश के बच्चे को पकड़ रखा था, तो सांप उस पे ढीलापन से वो निकल गया। इस घटना से नीलकंठ के स्वभाव की कई विशेषताओं पर प्रकाश डालती है। इससे पता चलता है कि नीलकंठ एक वीर स्वभाव का पक्षी था और यही घटना के कारण ये पता चलता है हमें कि जो नीलकंठ था वो एक वीर स्वभाव का पक्षी था, अर्थात वो सांप से भी नहीं डरा और उसने खरगोश के बच्चे को छुड़ा दिया। उसके हृदय में ममता की भावना भी थी। उसने खरगोश के बच्चे को रात भर क्या किया, अपने पंखों के नीचे छिपाकर गर्मी दी और उसके मन की जो ममता की भावना इस प्रकार देखी जा सकती है कि जिस प्रकार खरगोश के बच्चे को उसने रात भर क्या किया, अपने पंखों में दबाकर उसको गर्मी दी और उसकी जान बचाई। दुष्टों के प्रति वह क्रूर कठोर भी था और जो दुष्ट थे उनके प्रति उसका स्वभाव कैसा था, क्रूर और कठोर। उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे और उसका यह स्वभाव भी, जिस प्रकार उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले, तो इससे लगता है कि उसका स्वभाव क्रूर और कठोर भी था, पर वो दुष्टों के प्रति था, मित्रों के प्रति नहीं था। इसमें ये 7 क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे। अब आप मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।